बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लियर योर मिसकंसेप्शन अबाउट इस्लाम चैनल और मैं हूँ आपका होस्ट रुमान अहमद। पहले पार्ट में मैंने बिग बैंग के नतीजे में कायनात के नथिंगनेस से वजूद में आने से खुदा का वजूद साबित किया। अब मैं इसके बाद पेश होने वाले वाकयात और कायनात की फाइन ट्यूनिंग और परफेक्शन से साइंस और साइंटिस्ट की मदद से ये साबित करूंगा कि इस कायनात को बनाने के पीछे खुदा का हाथ है, और थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी और रियाजी के इम्कान से ये देखेंगे कि ये कायनात किसी इत्तेफाक के वजूद में आ सकती है या नहीं। दोस्तों, साइंसदानों का ख्याल है कि इस सारी काबिल मुशाहिदा जितने भी हम देख सकते हैं इस कायनात में तकरीबन 300 अरब यानी 3 खरब कहकशाएं हैं। इन कहकशाओं की मुख्तलिफ शक्लें हैं, मसलन बेज़वी, चक्करदार, बेकायदा कहकशाएं, और हर एक कहकशा में लगभग उतने ही सितारे हैं जितने की पूरी कायनात में कहकशाओं की तादाद है। सूरज भी उन्हीं में से एक सितारा है जिसके गिर्द 9 सैयारे पूरी हम आहंगी से गर्दिश कर रहे हैं, और हम तमाम इंसान उस निज़ाम शमसी के सूरज की जानिब से तीसरे सैयारे पर जमीन पर हम रहते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने आस पास नजर दौड़ाएं तो क्या जो कुछ हमें नजर आता है वो एक मादे का गैर मुनज़्ज़म मजमुआ है जो बेतरतीबी से इधर उधर बिखरा पड़ा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर इब्तिदाई कायनात का जो मादा था वो बेहंगम अंदाज में बिखरा हुआ था तो उससे एक ऐसी मुनज़्ज़म कहकशाएं कैसे वजूद में आ गई? मादे के जो बाज अज्जा हैं उन्होंने एक जगह जमा होकर सितारे क्यों बना दिए? जो निज़ाम शमसी है हमारा, उसका जो नाजुक तवाजुन है किस तरह एक शदीद धमाके से वजूद पजीर हो गया? ये बहुत अहम सवाल था जो उस हकीकी सवाल तक हमारी रहनुमाई करते हैं कि बिग बैंग के बाद कायनात की जो साख्त है वो कैसे मुतय्यन। अगर बिग बैंग वाकई ऐसा शदीद धमाका था तो ये तवक्को रखना बहुत माकूल होगा कि हमारे जो ये मादा है, जो हमारी कायनात का जो मादा है वो हर तरफ बिल्कुल बेहंगम रैंडम अंदाज से फैल जाना चाहिए था। उसके बजाय हुआ क्या कि ये मादा, ये जो एनर्जी थी, ये मुनज़्ज़म होकर सैयारों, सितारों, कहकशाओं, कहकशानी झुरमटों, क्लस्टर्स, और इन झुरमटों को भी झुरमटा सुपर क्लस्टर की शक्ल इख्तियार कर गया। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे गंदम के खलियान में, जैसे गंदम का जो खेत होता है उसमें एक बम फटे और जो सारी गंदम है वो बाहर खड़े हुए ट्रक हैं और उनमें बड़ी सफाई के साथ जा गिरे। उसके बरक्स ये तवक्को रखना ज्यादा माकूल होगा कि बम फटने के बाद सारी गंदम बेहंगम अंदाज में जो बिखर जाएगी। इसी बारे में सर फ्रेड हॉयल, जो बिग बैंग नजरिए के साल जबरदस्त मुखालिफ रहे, उनकी कायनात की तंजीम और तरतीब पर अपनी हैरत का इजहार उन्होंने इन अल्फाजों में किया। उन्होंने लिखा कि बिग बैंग नजरिया बताता है कि कायनात की इब्तिदा एक जबरदस्त धमाके से हुई, लेकिन जैसा कि हम ज़हन में देख सकते हैं कि कोई भी धमाका मादे को दूर तक बिखेर देता है, जबकि बिग बैंग ने पूरी सरार तौर पर उसके उलट असर पैदा किया, यानी मादे को आपस में गोंद कर कहकशाओं की शक्ल दे दी। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने बिग बैंग के बारे में सुना है लेकिन इस मौजू की ज्यादा तफसीलात से वाकिफ नहीं है, वो ये नहीं सोचते कि इस धमाके के पस कुछ कैसा अजीम और गैर मामूली मनसूबा लाजमन कार फरमा हुआ। वजह यह है कि धमाके से वाबस्ता जो तसव्वुर है उसमें अक्सर लोगों के नज़दीक हम आहंगी, हिकमत और नज़्म ज़ब्त को दखल नहीं होता। हालांकि बिग बैंग के मौके पर इंतहाई नाजुक और पेचीदा तवाज़ुन के मुताद्दिद कई सारे हैरत अंगेज और परेशान कुन पहलू हैं। उनमें से एक हैरत और मामले का ताल्लुक उस धमाके के बाइस पैदा होने वाले एक्सीलरेशन से। दोस्तों, जब ये धमाका हुआ तो मादा भी यकीनन हर सिमत में, हर तरफ जोर जोर से, रफ्तार से फैलने लगा होगा। मगर यहीं पर एक नुक्ता हमारी तवज्जो चाहता है कि बिग बैंग के लम्हे पर कशिश की जबरदस्त कुव्वत भी मौजूद थी, जो यकीनन इतनी ही ताकतवर होगी कि साइड कायनात के नुक्ते पर मरकूज कर जो फैलाव हो रहा था। इस मौके पर दो मुखालिफ कुव्वतें, दो अपोजिट फोर्सेस काम कर रही थी। एक धमाके की कुव्वत थी जो मादे को बाहर की सिर्फ फैला रही थी, जबकि दूसरी कुव्वत कशिश की थी जो फैलाव का अमल रोकने और कायनात को नुक्ते पर दोबारा मरकूज करने के लिए सरगर्दा थी। कायनात इसलिए वजूद पजीर हुई कि ये दोनों फोर्सेस आपस में मुकम्मल तौर पर मुतवाज़िन थी, बराबर थी। अगर कशिश की कुव्वत फैलाव यानी धमाके से ज्यादा होती तो कायनात वजूद में आते ही वापस नुक्ते पर मुनहदम हो जाती, कोलैप्स हो जाती। और अगर मामला उसके बरक्स होता तो मादा यानी कि हमारी जो एनर्जी, जो कायनात है, वो असल में फैलती चली जाती और कभी यकजा नहीं हो पाती। अब सवाल यह है कि आखिर वो तवाज़ुन कितना हसास था? इन दोनों कुव्वतों के माबैन किस हद तक तफावुत मुमकिन रहा होगा? यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में रियाजियाती तबीयत के प्रोफेसर
पॉल डेविस ने बिग बैंग के लम्हे पर, जो बिग बैंग के वक्त लाजमन मौजूदा हालात की रोशनी में लंबा चौड़ा हिसाब किताब लगाकर जो नतीजा हासिल किया, उसे उन्होंने इंतहाई हैरत अंगेज करार दिया। पॉल डेविस के मुताबिक अगर बिग बैंग के वक्त कायनाती फैलाव की शरह में 10-18 सेकेंड यानी 1 सेकेंड के 10 लाख खरबवें हिस्से से मामूली से ज्यादा का फर्क आ जाता तो आज कायनात मौजूद ही ना होती। अपने जो नताइज है उनकी वजाहत करते हुए पॉल डेविस लिखते हैं, मोहतात पैमाइश कायनाती फैलाव की रफ्तार को इस कदर फासिल क्रिटिकल वैल्यू के बेहद करीब पहुंचाती है कि जिस पर पहुंचकर कायनात अपनी कशिश शकल से फरार हासिल कर लेती और हमेशा के लिए फैलती रहती। कायनाती फैलाव की रफ्तार इस हद फासिल से जरा कम होती तो कायनात फौरन ही कोलैप्स हो जाती और इस रफ्तार के जरा सा ज्यादा हो जाने पर कायनाती मादा कब का मुकम्मल तौर पर बिखर चुका होता। ये सवाल यकीनन दिलचस्प है कि आखिर इन दो लम्हों के बेन कायनाती फैलाव बहुत नपे तुले फाइन ट्यून अंदाज में इस निहायत बारीक हद फासिल पर कैसे आ गया। अगर बिग बैंग के सिर्फ 1 सेकंड बाद कि जब तक कायनाती फैलाव का अंदाज पूरी तरह मुस्तहकम और मुतय्यन हो चुका था, कायनाती फैलाव की शरह महज 10-18 के बकदर तब्दीली आ जाती तो वो कायनात का नाजुक तवाजुन तबाह करने के लिए काफी होती। लिहाजा इससे यही नतीजा निकलता है कि कायनाती फैलाव की धमाका खेज कुव्वत नाकाबिल यकीन दुरुस्तगी के साथ उसकी कशिश शकल से मुकम्मल हम आहंग थी। बिग बैंग कोई मामूली किस्म का इब्तिदाई धमाका नहीं था, वो तो खुसूसी एहतमाम के साथ मुतय्यन करदा ताकत मैग्नीट्यूड का हामिल इंतहाई गैर मामूली धमाका था। दोस्तों, इसी तरह तुर्की जुबान में शाया होने वाले साइंसी जरीदे बिलिम टेक्निक साइंस टेक्निक ने इब्तिदाई कायनात के इसी मुतवाज़िन फैलाव पर बहस करते हुए अमरीकी वीकली साइंस में शायशुदा एक मजमून से जो एक पैराग्राफ है वो पेश किया। उसमें लिखा है कि अगर कायनात की कसाफत जरा सी ज्यादा होती तो ऐसी सूरत में आइंस्टाइन के नजरिए इजाफत की रोशनी में कायनात फैलने के बजाय सिकुड़ रही होती, क्योंकि उसके एटमी ज़र्रात के माबेन कशी शकल भी बहुत ज्यादा होती। लिहाजा कायनात बिग बैंग के फौरन बाद ही सिकुड़ कर वापस एक नुक्ते पर मरकूज हो जाती। अगर ये कसाफत मामूली सी कम होती तो कायनात बहुत तेजी से फैलती, एटमी ज़र्रात एक दूसरे को कशिश करके यकजा होने ना पाते, कोई कक्षा, कोई सितारा, कोई निज़ाम शमसी, कोई सैयारा और कोई जिंदगी कभी वजूद में नहीं आ पाती। नतीजतन इंसान भी मौजूद ना होता। तखमीना जा से पता चलता है कि कायनात की इब्तिदाई हकीकी रियल कसाफत और फासिल कसाफत के माबेन कोई फर्क नहीं था, और अगर था भी तो वह 1% के भी 10,000 खरब में हिस्से फीसद से भी कम रहा होगा। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी पेंसिल को उसकी नोक पर खड़ा कर दिया जाए और वो 1 अरब साल बाद भी यूं ही खड़ी रहे। मजीद ये कि जैसे जैसे कायनात फैलती है तो ये तवाज़ुन भी वैसे वैसे मजीद नाजुक होता जाता है। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग जिसने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम अपनी किताब में कायनात को इत्तिफाकात के तसलसल की हैसियत से बयान करने की कोशिश की, वो भी कायनाती फैलाव की शरह में गैर मामूली तवाज़ुन की दाद दिए बगैर नहीं रह सके। उन्होंने लिखा कि अगर बिग बैंग के 1 सेकंड बाद कायनाती फैलाव की रफ्तार में 10 लाख खरब में हिस्से जितना मामूली सा फर्क भी आ जाता तो कायनात अपनी मौजूदा जसामत तक पहुंचने से पहले ही कब के एक नुक्ते पर वापस मरकूज हो गई होती। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस गैर मामूली तवाज़ुन से क्या जाहिर होता है। इसका माकूल जवाब सिर्फ यही नजर आता है कि यह तवाज़ुन कोई इत्तेफाक या हादसाती वाक़या नहीं है, बल्कि एक सोची समझी मुनज़्ज़म तख्लीक का सबूत है। अगरचे पॉल डेविस मुल्हिदों वाला रुझान रखते हैं, मगर वो खुद भी तस्लीम करते हैं कि इस ख्याल की मुज़ाहिमत करना बहुत मुश्किल है कि कायनात की मौजूद साख्त जो मुतअद्दिद और मामूली तब्दीलियों के मामले में बज़ाहिर निहायत हसास है, बहुत सोच समझ कर तश्कील दी गई होगी। कुदरत ने अपने बुनियादी मुस्तक़िलात फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स को मौज़ादी तौर पर एक दूसरे से हम आहंग ज़ाहिरी अददी कीमतें अता की हैं। उन्हें कायनात की सोची समझी तख्लीक कॉस्मिक डिज़ाइन के ज़मन में लाजमन एक अहम अक़ली दलील समझा जाना चाहिए। दोस्तों, बिग बैंग की धमाका खेज कुव्वत तख्लीक के इब्तिदाई लम्हे में मौजूद तवाज़ुन की गैर मामूली कैफियत में से सिर्फ एक है। बिग बैंग के फौरन बाद कायनात को मुस्तहकम और मुनज़्ज़म बनाने वाली कुव्वतों का अददी तौर पर बिल्कुल नामुनासिब होना भी अशद जरूरी था। अगर ऐसा ना होता तो आज कायनात भी नहीं होती और हम भी नहीं होते। जदीद फिजिक्स की रोशनी में ये 4 बुनियादी कायनाती कुव्वतें हैं। एटम से भी मुख्तसर ज़ैल एटमी ज़र्रात से लेकर वसी पैमाने पर फैली हुई कायनाती साख्तों और हरकत और सकनात उन्हीं 4 कुव्वतों की हुक्मरानी है। उन्हें कुव्वत सकल, ग्रेविटेशनल फोर्स, बर्क़ी मक़नातीसी कुव्वत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स
और मजबूत न्यूक्लियर कुव्वत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और कमजोर न्यूक्लियर कुव्वत वीक न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। मजबूत और कमजोर न्यूक्लियर कुव्वतें सिर्फ एटमी पैमाने पर अमल करती हैं। बाकी की दो कुव्वतें यानी सकल और बरक़ी मक़नातीसी कुव्वतें एटमों की तरतीब और तश्कील पर अमल करती हैं, बल्फाज़ दीगर मादे को वजूद बख्शती। बिग बैंग के फौरन बाद यही चारों बुनियादी कुव्वतें पूरी कायनात पर अमल पैरा थी और उसी अमल पजीरे का नतीजा एटमों और मादे की तख्लीक में जाहिर हुआ है। इन कुव्वतों का बाहमी मुवाजना हमें ज़हरा ज़दा कर देता है क्योंकि इनकी कीमतें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। अब मैं चारों बुनियादी कायनाती कुव्वतों का मुवाजना बैनुल-अक़वामी मेयारी इकाइयों में किया गया। आप देख सकते हैं कि इन कुव्वतों की शिद्दत या मजबूत स्ट्रेंथ में एक दूसरे से कितना ज़्यादा फर्क है। कायनात की ताकतवर तरीन कुव्वत मजबूत न्यूक्लियर कुव्वत कमजोर तरीन कायनाती कुव्वत सकल के मुकाबले में 25/1038 गुना 25 के बाद 38 सिफर ताकतवर है। ऐसा क्यों हो गया? माहिर सालमाती हयातियात मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट माइकल डेंटन ने अपनी मार्कतुल आरा तसनीफ फितरत की मंजिल नेचर्स डेस्टिनी में लिखा है, अगर मिसाल के तौर पर कुव्वत सकल अपनी मौजूदा ताकत से 10 खरब गुना ज़्यादा मजबूत होती तो कायनात इंतहाई मुख्तसर होती और इसका वजूद भी बहुत मुख्तसर सी मुद्दत के लिए कायम रहता। औसत सितारे की कमियत सूरज से 10 खरब गुना कम होती, सिर्फ 1 साल में जलकर ख़त्म हो जाता। दूसरी जानिब अगर कुव्वत सकल मजीद कमज़ोर होती तो सितारे और कहकशां भी वजूद में ना आते। दीगर ताल्लुकात और कीमतें भी कुछ अहम नहीं है। अगर मजबूत न्यूक्लियर कुव्वत ज़रा सी कमज़ोर होती तो सिर्फ सबसे ज़्यादा आइटम यानी हाइड्रोजन ये क़याम पजीर हालत में होता और दूसरा कोई एटम तादे वजूद पजीर नहीं होने पाता। अगर ये बरक़ी मक़नातीसी कुव्वत की बनिस्बत मामूली सी मजीद ताकतवर होती तो 2 प्रोटोनों पर मुश्तमिल एटमी मरकज़ी पूरी कायनात की वाहिद मुमकिना क़याम पजीर साख्त होती। मतलब ये हुआ कि ऐसी सूरत में कोई हाइड्रोजन ना होती और अगर सितारे या कहकशां तश्कील भी पाते तो वो कतन ऐसे नहीं होते जैसे कि आज नजर आता। इससे साफ जाहिर है कि अगर इन मतनाफी कुव्वतों और इनसे वाबस्ता मुस्तक़िलात की कीमतें ठीक ठीक वही ना होती जो कि आज हैं तो सितारे कहकशाएं सुपरनोवा सैयारे भी एटम भी ना होते और कोई ज़िंदगी भी ना होती। दोस्तों, क़वानीन तबीयत यानी कि फिज़िक्स के जो लॉ हैं किस तरह लोगों के ज़िंदा रहने को यकीनी बनाने के लिए मौजूद तरीन हालात फराहम करते हैं, इस पर तबसरा करते हुए पॉल डेविस ने लिखा है कि अगर फितरत ने ज़रा से मुख्तलिफ आदात कायनाती कुव्वतों के जो मुख्तलिफ अददी कीमतों का इंतखाब किया होता तो दुनिया भी बिल्कुल मुख्तलिफ जगह होती। शायद हम उसे देखने के लिए यहाँ मौजूद ही ना होते। इब्तिदाई कायनात के बारे में जो हालिया दरियाफ्तें हुई हैं हमें यह कबूल करने पर मजबूर करती हैं कि जो फैलती हुई कायनात में इसकी हरकत का तयन बहुत सोच समझ कर इंतहाई दुरुस्तगी का इतलाक करते हुए किया गया है। दोस्तों, इसी तरह 8/9 पर यास जिसने रॉबर्ट विल्सन के साथ मिलकर पहली बार कायनाती पस मंजर की अशार कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन दरियाफ्त की थी और जिस दरियाफ्त पर इन दोनों को 1965 में नोबेल इनाम बराए तबीयत भी दिया गया था, कायनात की खूबसूरत तश्कील पर तबसरा करते हुए लिखते हैं कि फल्कियात एक मुनफरद वाक़े की तरफ हमारी रहनुमाई करती है, यानी एक ऐसी कायनात जिसे अदम से तख्लीक किया गया, जिसमें ज़िंदगी को वजूद बख्शने वाली कैफियत का बाइस बनने वाली इंतहाई नाजुक और बेपाया तवाज़ुन बहुत नपे तुले अंदाज में मौजूद है और जहाँ एक तयशुदा मनसूबा जिसे लोग माफ़ाकुल फितरत मनसूबा भी कह सकते हैं एक अमल पजीर है। दोस्तों, वो तमाम साइंसदान जिनका मैंने यहाँ हवाला दिया है उन सब ने अपने मुशाहिदात और मुतालात की बिना पर एक अहम नतीजा अखज़ किया। वो क्या है कि कायनात की जो सूरत है उसमें आला तरीन नज़म और ज़ब्त और नाकाबिल यकीन तवाज़ुन का तज्ज़िया और उस पर गौर व फिक्र हमें लामहाला एक ही सच्चाई की तक पहुँचाता है और वो ये है कि कायनात मुकम्मल हम आहंगी परफेक्ट हारमोनी और रफा तरीन सूरत गिरी और जागजी है। बेशक इस हम आहंगी और सूरत गिरी का खालिक अल्लाह ताला है और इसके सिवा कोई और नहीं है जिसने हर शे को मुकम्मल और खामी से पाक अंदाज में तख्लीक किया। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं और मुल्हिदीन के नजर इत्तिफाक कोइंसिडेंस थ्योरी का जायजा लेते हैं। इत्तिफाक एक रियाजत इस्तिलाह है और कोई वाक़या रोनुमा होने के इम्कान का जो हिसाब होता है इम्कानी रियाजी मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करके लगाया जाता है। तो आइए चलते हैं और हम इसका देखते हैं ये है क्या। दोस्तों, तबाही मुतग़य्यरात मद्देनज़र रखते हुए इस उम्र का क्या इम्कान है कि हमारी ज़िंदगी का बाइस बनने वाली कायनात महज इत्तिफाक से वजूद में आ जाए। इसका जो इम्कान है वो 1 के 1 अरब का 1 अरबवां हिस्सा या 1 के 10 खरबवें हिस्से के 10 खरबवे का 10 खरबवे का हिस्सा या उससे भी कम। स्टीफन हॉकिंग का जो करीबी दोस्त और मशहूर बरतानवी रियाज़ियातदान रॉजर पेनरोज
उस सवाल पर बहुत हैरान और परेशान था कि इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए उसने लंबा चौड़ा हिसाब किताब लगाया और ये इम्कान मालूम करने की कोशिश की कि वो तमाम मुग़य्यरात जिन्हें इस ज़मीन जैसे किसी सैयारे पर हमारे जैसे इंसानों की मौजूदगी और बका के लिए ज़रूरी समझे, उन सबको शामिल करते हुए पिनरोज़ ने बिग बैंग के तमाम मुमकिन नताइज के वक़्फ़ पज़ीर होने और उनके दरमियान ये माहौल पैदा होने के खालिस इम्कान का हिसाब किताब लगाया। दोस्तों, पिनरोज़ के मुताबिक ज़मीन पर इंसानी वजूद पजीरी और बका के तसलसल का इम्कान 10-10-123 में से सिर्फ एक, मतलब ये कि अगर ज़मीन पर इंसान की मौजूदगी को कुल्लियतन एक इत्तिफाक करार दिया जाए तो उसमें एक इत्तिफाक के मुकाबले में 10-10-123 इत्तिफाक ऐसे होंगे जब इंसान को वजूद पजीर नहीं होना चाहिए। इस अदद 10-10-123 का मतलब क्या है, ये तसव्वुर करना बेहद मुश्किल। इस रियाजी में 10-123 का मतलब एक के बाद 123 सिफर। साइंसदानों को यकीन है कि कायनात में एटमों की मजमूई तादाद 1078 है, जबकि मज़कूरा हिस्सा इस तादाद के मुकाबले में भी कहीं बड़ा है। उसे हासिल करने के लिए हमें एक के बाद 10123 सिफर लगाने पड़ेंगे। जानना चाहेंगे कि यह अदद कितना बड़ा है? जरा इस मिसाल पर गौर कीजिए कि 103 का मतलब होता है 1000, यानी 10103 से मुराद एक ऐसा अदद होगा जिसमें एक अदद के बाद 1000 सिफर आएंगे। एक ऐसा अदद जिसमें एक के बाद 6 सिफर हो उसे हम 10 लाख 1 मिलियन कहते हैं। अगर एक के बाद 9 सिफर हो तो वही अदद 1 अरब 1 बिलियन कहलाएगा। 10 खरब 1 ट्रिलियन में 1 अरब के बाद 12 सिफर होते हैं, वगैरह वगैरह। हमारे पास तो ऐसे अदद के लिए भी कोई मौजूद नाम भी नहीं है जिसमें एक के बाद 10123 सिफर हो। अमली तौर पर रियाजी में ऐसा कोई भी इम्कान जो एक के 1050वें हिस्से से कम हो सिफर इम्कान कहलाता है, यानी उसका कोई इम्कान ही नहीं रहता। पिनरोज़ का हासिल करता अदद इस सिफर इम्कान के 1000 खरब में हिस्से से भी छोटा है। मुख्तसर ये कि पिनरोज़ का हमें अदद ये बताता है कि कायनात हादसाती तौर पर इत्तेफाक से वजूद में आना नामुमकिन है। इस दिमाग को चकरा देने वाले इस अदद के बारे में पिनरोज़ के अपने जो तासुरात थे वो देखते हैं उन्होंने क्या लिखा। वो लिखते हैं कि यह अदद हमें बताता है कि खालिक का मकसद लाजमन कितना नफा तुला रहा होगा, यानी 1010123 में एक के बकदर। ये गैर मामूली अदद है। किसी के लिए ये मुमकिन ही नहीं कि वह आम एशारी आदाद इस्तेमाल करते हुए इस अदद को पूरी तरह लिख भी सके। उसमें एक के बाद 10123 सिफर यके बाद दीगरे आते चले जाएंगे। अगर हम कायनात को एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पर भी एक सिफर लिखने के काबिल होते और हम में ये अहलियत होती कि नया सिफर लिखने के लिए नया ज़रा जकड़ लेते, तब भी यह अदद पूरी तरह लिखने के लिए हमारे पास ज़रात की किल्लत ही रहती। दोस्तों, इस कायनाती मनसूबाबंदी, सूरत गिरी और तवाज़ुन की वजाहत करने वाले आदाद एक तरफ निहायत अहम किरदार अदा करते हैं तो दूसरी तरफ हमारी अकल से भी बालातर है। ये साबित करते हैं कि कायनात किसी भी तरह एक इत्तिफाक का वजूद नहीं हो सकता। और पिनरोज़ के अपने अल्फाज में हमें यह बताते हैं कि खालिक का मकसद नाज़मन कितना नफा तुला रहा होगा। इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए कि कायनात किसी इत्तिफाकी इम्कान का नतीजा नहीं है, हमें ऐसे तखमीना जात की ज़रूरत भी नहीं है कि कोई भी शख्स अपने जो अतराफ है मौजूदा निज़ाम कुदरत को बगौर देख कर उसकी बारीकियों से मुताला करके भी तख्लीक का इज़हार कर सकता है। ये किस तरह मुमकिन है कि ऐसी कायनात जिसमें खामियों से पाक निज़ाम एक दूसरे से हम आहंग हो, सूरज, ज़मीन, लोग, दरख्त, पौधे, फूल, ये हशरात और दीगर तमाम अशिया हों और महज एक धमाके के बाद एटमों के इत्तिफाकन एक दूसरे के साथ यकजा हो जाने से वजूद में आ गई हो? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमें ये मानना पड़ेगा कि इस कायनात को बनाने वाला खुदा है, ये खुद से वजूद में नहीं आ सकती। दोस्तों, इस तमाम बहस का जो मैंने इतनी सारी बहस करी है उसका जो दिलचस्प तरीन पहलू है वो ये है कि वो जो तमाम अफराद जिन्होंने ये नतीजा अखज़ किया है कि कायनात किसी इत्तफाक के नतीजे में ज़रूर पजीर नहीं हो सकती, ये वही लोग हैं जो खुद एथियस्ट हैं और एथियस्ट का दिफा करने वाले हैं। पॉल डेविस, आर्टन ओपेस, फ्रेड हॉयल और जॉर्ज पिनरोज़, ये सब कोई दीनदार मजहब को मानने वाले लोग नहीं हैं और इनका ऐसा कोई इरादा भी नहीं था कि अपनी तहकीक के जरिए अल्लाह के वजूद को साबित करें। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि लोग किसी आलतन क़ुव्वत के जरिए इस कायनात की मनसूबाबंदी और सूरत गिरी के मनसूबाबारा नताइज पर अपनी ख्वाहिशात के बरखिलाफ पहुंचे होंगे। दोस्तों, अमरीकी माहिर फल्कियात जॉर्ज ग्रीनस्टाइन अपनी किताब हम ज़िस्ती कायनात, इस किताब का नाम द सिम्बियोटिक यूनिवर्स में एतराफ़ करते हुए लिखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि कवानीन तबीयत खुद को ज़िंदगी के वजूद पजीर की शराइत से पूरी तरह महानगल है। जैसा कि हम
وٹنس کرتے ہیں کہ کسی مافوق الفطرت محرک یا زیادہ مناسب الفاظ میں دا ایجنسی کا خیال فوراً ہی ہمارے ذہنوں میں بڑھتا ہے، جو یقیناً اس عمل میں مصروف رہا ہوگا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اچانک کسی ارادے کے بغیر ہم کسی اعلیٰ ترین ہستی کی موجودگی کے سائنسی ثبوت تک پہنچ گئے ہوں؟ کیا وہ خدا تھا کہ جس نے مداخلت کی اور بہت سوچ سمجھ کر ایک ایسی کائنات کی تشکیل دی جو ہمارے فائدے کے لیے ہو؟ دوستوں، یہ جو گرین اسٹائن ہے یہ ایک ملحد ہے، اس نے ایک ملحد ہونے کی حیثیت سے اس سچائی کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن وہ خود کو حیران ہو پریشان ہونے سے نہیں روک پایا۔ دوسرے سائنسدان جو قدرے کم متعصب ہیں اس حقیقت کا اعتراف کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے کہ کائنات خاص طور پر انسان کے رہنے کی غرض سے ڈیزائن کی گئی ہے۔ امریکی فلکی طبیعیات ہیوک روس اپنے مضمون ڈیزائن اور بشری اصول ایتھریٹک پرنسپل کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یقیناً ایک ذہین اور زمان و مکان سے ماورا خالق ہی کائنات کو وجود میں لائے ہوگا۔ ایک ذہین اور زمان و مکان سے ماورا خالق ہی نے لازماً سیارہ زمین کو تخلیق کیا ہوگا۔ ایک ذہین اور زمان و مکان سے ماورا خالق ہی نے یقیناً حیات کی صورت گری کی ہے۔ آج نوبت یہ آ گئی ہے کہ ملحدین بجائے خود توہمات اور غیر سائنسی عقیدے پر مشتمل نظام میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ امریکی ماہر جنیات رابرٹ گرفٹس اس روش کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بحث کرنے کے لیے کسی ملحد کی ضرورت پڑے تو میں شعبہ فلسفے کا رخ کروں گا۔ اس زمین میں شعبہ طبیعیات یعنی فزکس کا کچھ خاص کام نہیں ہے۔ اسی طرح پال ڈیوس جو پروفیسر ہیں فزکس کے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر دنیا کے بہترین ذہین مل کر بھی بمشکل تمام نظام قدرت کا گہرا اور سربستہ انداز کا دریافت کر سکتے ہیں تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ان کاموں کو محض ایک بے سوچے سمجھے اندھے امکان کی پیداوار سمجھا جائے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بد مذہب ملحدوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اسے لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور چھوٹی سی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ جیسے ابھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کو نوٹیفیکیشن مل جائے، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو میں آپ کے خلاف کام کر سکوں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں، جب تک کے لیے